पर्स रहते हैं। जब सेंटर में जाके एग्जाम देना होता तब एडमिट कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और वो खुद ही जो है वो रोल नंबर वगैरह इशू करके आपके मोबाइल नंबर पे भेजेंगे। रोल नंबर्स और जो कॉपी आएंगे उसमें रोल नंबर डालना होगा। बहुत बड़े रोल नंबर रहते हैं, मतलब 12 से 15 अंकों के रहते हैं, इसलिए सावधानी से उसके डालें। अभी जो हमने कॉपी चेक किए थे उसमें देखे थे कि 12 से 15 खाने उसमें लगे हुए थे, तो इसका मतलब कि बड़े बड़े रोल नंबर रहते हैं और उसको सावधानी से डालें। सर जी अभी 5 मिनट में आप क्या बताए, क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं अभी ज्वाइन ही हूँ। चेक हो जाएगी। एडवर्स पिछले 5 मिनट में हमने 12 लोगों को गुड मॉर्निंग की है और कुछ भी नहीं किए, इसलिए हम क्या बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मुझे लगा पेपर के बारे में कुछ बताए होंगे इसीलिए। 5 मिनट में कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ नहीं। अब बल्कि शुरू कर रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिकूल दवाओं की जो प्रतिक्रिया रहती है वो कहलाते हैं रिएक्शंस। एक्शन और रिएक्शन में थोड़ा सा अंतर रहता है, वो हमारे को समझना होगा। यदि हम किसी व्यक्ति को बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं और उससे बुखार उतर जाता है तो उसको कहते हैं हम दवा का एक्शन, कि उस दवा ने जो है सही वक्त पे काम करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फीवर उतार दिया। उस फीवर को उतारने के लिए जो आपने टैबलेट दिए उसमें पैरासीटामोल की मात्रा 500 mg के करीब थी और एक एडल्ट का डोज रहता है जिसका वजन कम से कम 50 किलो से ऊपर है और वो आयुष्मान जी पेज नंबर 59, और उम्र जो है वो उसकी 30 वर्ष से ऊपर है और उसका वजन 50 किलो से ऊपर है। ऐसे व्यक्ति को हमने 500 mg की मेडिसिन दी है पैरासीटामोल, जिसके कारण उसका बुखार गया। परंतु यदि आप बच्चे को ये डोज देंगे, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 7 साल है, 10 साल है, और उसको जो है वो वजन उसका 12-15 किलो है, तो उसको आपको वजन और उम्र के हिसाब से पैरासीटामोल की आधी टेबलेट, और अगर आप सिरप देना चाहते हैं तो उसको इस तरह से सिरप दें कि उसको केवल 200, 150 या 200 mg पैरासीटामोल जाए, तो ये उसके लिए मुफीद रहेगा और उसका बुखार उतर जाएगा। परंतु यदि मान लो उसको आपने एडल्ट डोज दे दिए तो उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। और उसका बुखार तो होते रहेगा, परंतु गुड मॉर्निंग, परंतु उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलेगा और पेशेंट को वीकनेस आ जाएगी, और ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उसको सही दवाई का डोज ना देने के कारण। तो ये एक्शन और रिएक्शन कहलाते हैं। एक्शन में कोई भी मेडिसिन जो है वो काम करती है और रिएक्शन में प्रतिकूल काम करती है। सर जी एक पेशेंट ऐसा है वो पैरासीटामोल जब जब लेते हैं रिएक्शन होता ही है, ऐसा क्यों सर? हाँ तो पराजेस्टिक एलर्जी है। सर जी बताइए प्लीज। कौन लेता है गोपाल सिंह जी? एक पेशेंट है हमारे यहाँ पप्पू शर्मा करके, क्या चीज बताना? वो पैरासीटामोल जब जब लेते हैं रिएक्शन होता ही है, उनको पैरासीटामोल दे ही नहीं सकते कभी भी, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी से ग्रस्त है और उसको किसी भी प्रकार का
ड्रग्स जो है वो अकेला पैरासिटामोल ही नहीं, और दूसरे ड्रग जो कंट्रा इंडिकेटेड रहते हैं, जैसे सल्फर जो रहता है, सल्फर ड्रग रिएक्शन, उसको पैरासिटामोल से जो है वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इसी कारण उसको आप पैरासिटामोल देना आप बंद कर दीजिए, और उसको दूसरे जो बुखार उतारने वाले हैं, जैसे बोवेरान में रहता है डिक्लोफेन सोडियम, या दूसरे जो बुखार उतारने वाले फार्मूले हैं, उनको देना शुरू करें। और एक बार उसका ड्रग रिएक्शन टेस्ट करा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरासिटामोल के अतिरिक्त उसको दूसरे ड्रग से भी रिएक्शन हो, और वो कभी आपने दे दिए और फिर जो है वो उसको रिएक्शन होते चले जाएंगे। इसलिए उसकी जो है वो जांच करा सकते हैं। हाँ सर, एक बार मोनोसेप से भी हो गया था, मोनोसेप IV लगाया था, दे सकते हैं। जब भी हो गया था। ड्रग रिएक्शन हाँ। की पूरी शॉर्ट में क्या लिखते हैं सर? ड्रग रिएक्शन टेस्ट ही लिखते हैं क्या दूसरा कुछ लिखते हैं? नहीं, इसके लिए ड्रग रिएक्शन टेस्ट नहीं रहता। उसका लिए जो एग्जामिन कराते हैं वो लिखाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट इन डिफरेंट ड्रग्स। अरे भूरे लाल जी, जरा माइक म्यूट करो, करें क्लास अपना। चल रहा है, आप क्या बोले जा रहे हो? इसमें क्या सर ब्लड की टेस्ट होता है, और उसमें कौन सी दवाई रिएक्शन करता है वो दवाई का नाम भी आते हैं? इसके लिए जो है, हाँ, दवाई का नाम आता है, उसमें लिखते हैं अपन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। ब्लड ले जाते हैं जो एग्जामिन करने वाले, और उसको हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से आता है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। तो वो डिफरेंट ड्रग्स से ब्लड का कल्चर करते हैं। पेशेंट का ब्लड का कल्चर अलग अलग ड्रग से करते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनाल्जेसिक और हाइपर पायरेक्सिया वाले जो फीवर के चलते हैं, वो इन सब के साथ टेस्ट करके आपको रिपोर्ट भेजते हैं कि इन ग्रुप से जो है वो इसको प्रॉब्लम है। जैसे सल्फा ग्रुप है, अधिकतर लोगों को जो है वो सल्फा ग्रुप से प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि सेप्ट्रॉन जो मेडिसिन है, सेप्टम या सेप्ट्रॉन, उससे बहुत ज्यादा रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ना तो नहीं, इसमें जो किनेटिक सबसे नहीं ज्यादा है। अनुभव रहता है डॉक्टर्स का, वो रहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब अपन नर्मदा की जल ग्लूकोज की बोतल लगाते हैं तो उसको ठंड लग जाती है एकदम से, और पेशेंट जो है वो एकदम से सिवरिंग होती है, पसीना आने लगता है, ये वो वो भी जो है वो IV फ्लूइड का ड्रग रिएक्शन है। तो उसके लिए हमने पहले भी बताए थे कि IV फ्लूइड आप जब भी लगाते हैं तो पहले ये देख लें कि उस पेशेंट को IV फ्लूइड की आवश्यकता है कि नहीं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स की हैबिट हमने देखे हैं कि पेशेंट आया और उसने बोला कि साहब पानी लगा दो या ग्लूकोज बॉटल चढ़वाना है करके, तो हाँ सर, ऐसे पेशेंट बोलते के हैं, कहने से आप अरे बॉटल डॉक्टर साहब तुम चढ़ाएंगे? तो बॉटल लगा दो आपका भी यार, तो ऐसे बोलते कर्तव्य है हैं। कि आप उसको देख। हाँ हाँ, तो बॉटल लगाना कोई दारू की बॉटल थोड़ी है कि उसको पिला दिए। ये जो है वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम रहता है कि उसको बॉटल की आवश्यकता है कि नहीं। मान लो कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पेशेंट को अपन ने बॉटल लगा दी और उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाए और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए उसको, तो ऐसा है किसी को बोलने से नहीं, अपन को एग्जामिन करने के बाद लगाना पड़ता है। तो किसी को बॉटल लगाने से पहले आप ये देख लें कि उसकी आवश्यकता है कि नहीं। जैसे कि डिहाइड्रेशन के केस में लगाएं। दूसरा, उसका ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है, लो बीपी, उसका न्यूट्रिशन गड़बड़ हो रहा है। एक बात ध्यान रखें, किसी पेशेंट का अगर हीमोग्लोबिन कम है, HB कम है, और उसको आपने बॉटल चढ़ा दिए तो और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए उसके एनीमिक टेस्ट कर लें जो मैनुअली करते हैं अपन, तो एनीमिया तो नहीं है। जैसे कि उसकी आंखों में देख लें कि उसकी आंखों में लालपन कम तो नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसकी टंग जो है, टंग देख लें उसमें डलनेस तो नहीं है। जितेंद्र कुमार जी, गुड मॉर्निंग हो गई, माइक म्यूट कर दे। इसके बाद उसकी नाखून देख सकते हैं कि नाखून में लालपन तो कम नहीं है। आंखों में लालपन, टंग में लालपन, नाखूनों में लालपन। अपने हाथ से उसके हाथ को पास में रखें,
उसमें देखें कि अपना हाथ जैसा लाल उसका दिखाई दे रहा है कि नहीं, और स्किन का जांच करते हैं। तो ये सब जांच करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो एनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 7 से नीचे है, तो आप उसको ग्लूकोज की बोतल अगर फिर भी देना चाहते हैं तो उसमें फिर उसको बिटकोफाल या विटामिन मल्टीविटामिन का इंजेक्शन और ये लगा के, और 2 या 3 ड्रॉप प्रति मिनट से ज्यादा ना रखें, और उसको जो है 1 बोतल से ज्यादा पर डे ना दें, इतना ध्यान रखें। अब रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, जो ड्रग रिएक्शन की, क्या ऐसे पेशेंट अपन आता है और उसको लग जाता है तो एविल डेकाड्रॉन लगाते हैं इन जनरल, एविल डेकाड्रॉन लगा के और उसको जो है फ्लूइड बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए और धूप में बिठाल देते सर हैं। कितनी इस तरह कितनी के एमएल मिला के लगाते हैं? कोशिश करते हैं, परंतु उसकी नीड की आवश्यकता है कि नहीं है, ये क्या चीज दवाइयाँ, उसमें एमबीआई पूरा एक एम्पूल लगा दी। बिटकोफॉल है, अगर बिटकोफॉल हीमोग्लोबिन ज्यादा कमी है तो अच्छा एविल डेक 2 ml। हाँ, 1 ml एविल और 1 ही ml डेक्सा। हाँ, 1 ml 30 साल के व्यक्ति को, और उससे ऊपर अगर उम्र है तो 2 ml उसको IM पुश करना चाहिए, इंट्रामस्कुलर, ना कि IV। वो पुश कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो उसका रिएक्शंस, ठंड लगना खत्म हो जाती है, परंतु कोशिश कर रहे हैं कि उसको आवश्यकता होने पे ही बॉटल दें, और अगर रिएक्शन हो जाता है, एक्शन हो जाता है, हाल दे उसको रेस्ट करने, तो दोबारा बॉटल अगर अपन शुरू करते हैं तो ड्रॉप की संख्या 2-3 ड्रॉप पर मिनट घड़ी देखकर, बिल्कुल घड़ी देख के और उसको सेट करें। ज्यादातर लोग जो है वो 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप तेजी से निकाल देते हैं, मगर उसको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने ये भी देखना है अपन को कि उस ये जो ग्लूकोज की बोतल है ये, या जो भी आपने लगाए हैं, आइसोलाइट पी है और जो जो आती 5% NS, तो उस व्यक्ति को शूट कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो देखने के लिए जो है वो पहले 2-2 3-3 ड्रॉप, फिर 5 ड्रॉप, 5 से 7 ड्रॉप, और अगर आपको कहीं जाना है, क्लिनिक बंद करना है, तो फिर 10 ड्रॉप देके और उसको भलाए दूसरे दिन बुला लें, मगर आप जल्दबाजी में उसके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, और उसको देख के रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें अपन अभी आगे बताएंगे कि किस तरह से उसके रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं, उसकी स्किन की जांच करके देख लें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और फिर दिक्कत नहीं है तो 1 घंटे के पश्चात उसके ड्रॉप की संख्या बढ़ा सकते हैं। अब अपन देखते हैं बुक में, जिन लोगों ने बुक खोल लिए हैं तो 59 पेज में एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ADR प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं को हमारे पास पिंक कलर विषाक्तता का या टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग रिएक्शन का एक रूप माना जाता है। हालांकि विषाक्तता दवा के आमतौर पर अधिक सेवन, आकस्मिक या जानबूझ के एक्सीडेंटल, इंटरनेशनल या ऊंचे स्तर पर इंक्रीज लेवल ऑफ ड्रग ब्लड या बढ़े हुए दवाओं के प्रभाव पर लागू होती है। ये तो जो है हम इसको समझा देते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि मान लो आपने किसी पेशेंट को कोई मेडिकल स्टोर से दवाई लिखे, एक काम करना सिट्रिजिन ले लेना, और ये पैरासिटामोल और सिप्लॉक्स 500 mg की, ये तुम्हारा वायरल इन्फेक्शन इससे ठीक हो जाएगा, और जो एलर्जी है वो भी ठीक हो जाएगी। अब अपन ने सिट्रिजिन उसको 5 mg की लिखे हैं और सिप्लॉक्स 500 mg की लिखे हैं, और उसके साथ साथ क्रोसिन दिए हैं 500 mg की। अब वो बंदा गया जो है वो उसने 2-3 दिन खाया और ठीक हो गया। अब उसकी मान लो 15 दिन या 1 महीने बाद दोबारा ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके पास ना आके वो जो पर्चा रखा हुआ है तो सीधा मेडिकल स्टोर पे ले जाके और दवाइयाँ ले लेता है, जबकि हो सकता है कि उसको अब जो है वो वायरल ना होके मलेरिया का प्रॉब्लम होगी, और वो कौन सी दवाई खाएगा, वही वायरल वाली जो आपने दिए हैं। तब ऐसी स्थिति में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से लेके खाने की स्थिति में ये होता है कि या तो मेडिकल स्टोर वाला उसको चेक करे कि भाई हम ये दवाई तभी देंगे आपको क्योंकि इसमें डेट जो है वो डेट 1 महीने पहले की लिखी हुई है, इसलिए कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में डेट भी डालें, ताकि मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो समझ सकें कि ये कब का पर्चा लिखा हुआ है। बल्कि टाइम भी डालते हैं अपन उसमें, डेट और टाइम,
सुबह का टाइम है या शाम का समय है, तो वो डेट 6 बजे का सुबह या 9 बजे की डाल देते हैं और डेट डाल देते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाले इस बात का ध्यान रखें कि पुराने पर्चे में नई दवाई ना दें। अब उसको दवाई वो खाता है और उसको सिट्रिजिन नामक दवाई जो एंटी एलर्जिक रहती है। दांगी सिंह चौधरी जी माइक म्यूट कर लें। अब वो सिट्रिजिन से उसको रिएक्शन भी कम हो जाता कल के हिसाब में से कर लेंगे है और नींद भी आ जाती है, सो भी जाता है। तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी दवाई है। और अपन जानते हैं कि उसमें सीपीएम रहता है। दांगी सिंह चौधरी जी माइक म्यूट करें। इंद्रपाल माइक म्यूट करो भाई। दानी सिंह चौधरी माइक म्यूट करो भाई। इंद्रपाल जी भी माइक म्यूट करें। क्या बात है गोपाल सिंह जी, पढ़ना नहीं है इन लोगों को यार। हाँ यार सर जी, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि माइक माइक म्यूट हो गया दांगी जी का। अब हम शुरू। हाँ सर म्यूट कर दीजिए ना आप उधर से। ने लिख के भेजा था, ये हर क्लास का यही नाटक है करके कि माइक म्यूट। ध्यान रखें, सभी ध्यान नहीं सर, कभी आप कितना भी कोशिश गलत। हाँ देखते हैं, म्यूट तो कर देते हैं मगर होता नहीं है, समझ में नहीं आता, फिर खुल जाता है वो वापस। हाँ कर दिए। तो हम बता रहे थे कि जो सीपीएम जिसमें रहता है एंटी एलर्जिक के लिए यूज करते हैं अपन सिट्रिजिन, और सीपीएम का फुल फॉर्म है क्लोरमफेनिरामिन मेलेट। और ये दवाई जो है वो व्यक्ति को एलर्जी तो ठीक करती है पर साथ में नींद भी आती है, नींद आ जाती है उसको पेशेंट। तो वो नींद आने और खुजली या जो भी रिएक्शन है उसको, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अपन सीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। और वो अपना एक पत्ता ले आता है या 2 पत्ते ले आता है कि अपन खाते रहेंगे इसको। पर उसको इस बात का गुमान नहीं रहता कि सीपीएम को अगर आप 15 दिन से अधिक चलाते हैं तो जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, आंखों में रहती है, नाक में रहती है, माउथ में रहती है, एनस में रहती है, पेनिस में, वेजाइना में, इनका सबका पानी जो है वो सूख जाता है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है, जिससे कि उसको डिहाइड्रेशन की पहले कंप्लेंट होती है और बाद में जो है वो फिर ड्राइनेस के कारण उसको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और वो बात समझता नहीं कि सीपीएम के ये ओवर रिएक्शन के कारण हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी किसी को मेडिसिन दें तो मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो ज्यादातर ध्यान रखें कि पुराने प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो बार बार रिपीटेड दवाइयां ना दें। तो ये इसका बताया गया है। इसी प्रकार पैरासिटामोल जैसे पेन किलर्स और फीवर के लिए देने वाली दवाइयां जो है, पैरासिटामोल ये कॉम्बीफ्लैम का जो फार्मूला है उसमें आइब्रूफिन और पैरासिटामोल रहता है, परंतु ये कॉम्बीफ्लैम का रिपीटेड उपयोग जो है वो रीनल प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और किडनी को जो है वो ब्लड को छानने में बहुत परेशानी होने लगती है, पेशेंट एआरएफ में चला जाता है। तो इसलिए एलोपैथी ड्रग्स जो है, एलोपैथी हो होम्योपैथी हो कोई भी हो, ड्रग्स वो दवाइयों को ठीक करता है, पर यदि मान लो आप बेवजह खाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है, जिसको अपन कह सकते हैं मेडिसिनल डिसीज। तो ये मेडिसिनल डिसीज क्रिएट ना हो पाए उसका ध्यान रखा जाए। ईटियोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं ड्रग रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, खुराक से संबंधित, जैसा भी अपन ने बताया। एक बार बता दीजिए। जब दवाओं को एक संकीर्ण चिकित्सिका ब्रूफिन जो टैबलेट रहती है, ब्रूफिन का जो कंटेंट रहता है, कॉम्बीफ्लैम है या आइब्रूफिन है 200 mg, 250 mg, 500 mg, एक आती है जीरो फ्लैम जिसमें 600 mg से लेके 800 mg तक रहता है, मिलीग्राम मात्रा रहती है। तो ब्रूफिन जो है वो जितने भी सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं, स्पॉन्जी और सॉफ्ट टिश्यू, इन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है
और इसी कारण कभी किसी दमा के रोगी को, अस्थमिक पेशेंट को जो है वो पेन किलर के रूप में ब्रूफिन का इस्तेमाल ना करें। इसी प्रकार कोई बार बार पेन की कंप्लेंट करता है, जैसे गठिया बात वाले, घुटने के दर्द वाले, तो अपन उसको ब्रूफिन दे देते हैं। पर ब्रूफिन जो है उसके लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ किडनी के ऊपर की जो लेयर रहती है उसमें बहुत बुरा रिएक्शन करती है, और जो किडनी में ब्लड छानने वाले रहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं अपन उनको, तो नेफ्रॉन जो है वो किल करते हैं ये ब्रूफिन, और बाद में जो है वो उसको गाढ़ी यूरिन होने लगती है और फिर एआरएफ में चला जाता पेशेंट, क्योंकि ये नेफ्रॉन की संख्या अपने किडनी में, एक किडनी में 5 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और एक ब्रूफिन देने से उसके कम से कम 2 से 3 हजार नेफ्रॉन खत्म हो जाते हैं, या दोबारा फिर बनते नहीं है नेफ्रॉन। तो ऐसे में तो वो जो है वो जल्द से जल्द एआरएफ में चला जाएगा, फिर नेफ्रॉन नहीं रहेंगे तो ब्लड कहाँ छानेगा, यूरिन कैसे बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। जब दवाओं को संकीर्ण चिकित्सकीय सूचकांक, ठीक है विजय वेले जी, इन केस में लीवर या किडनी की समस्या के कारण ड्रग का सही तरह से मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं हो पाता, दवा की निकासी की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो ये दवा की निकासी के लिए बता रहा है कि हर दवा का एक पीरियड रहता है जिसको अपन कहते हैं ड्रग लाइफ। ड्रग लाइफ जो रहती है, अपन रिपीटेड डोज जो करते हैं, जैसे मान लो किसी को अपन ने सुबह 6 बजे दवाई दी है कि भाई ये सुबह 6 बजे खा लेना, कोई भी एंटीबायोटिक है या कुछ भी है, तो उसका जो ड्रग लाइफ है वो कितनी देर रहेगी, 8 घंटे। 8 घंटे का मतलब है अब अगली डोज उसको 2 बजे दी जाएगी। तो अगली डोज 2 बजे देंगे तो 500 mg मान लो आपने 6 बजे दिए, तो उसकी ड्रग लाइफ जो है वो 2 बजे तक थी। 2 बजे तक पेशेंट ने बहुत बेहतर कुछ किया। 2 बजे के बाद उसको थोड़ी कंप्लेंट महसूस, 2 बजे दी गई 500 mg की जो डोज है उसकी ड्रग लाइफ रहेगी रात को 10 बजे तक। तो 2 से लेकर 10 बजे तक रहेगी, तो फिर 8 घंटे में अगली डोज जाएगी उसको रात को 10 बजे। तो इस तरह से तीन चक्रीय, त्रिचक्री जो ड्रग्स चलते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, इस टाइप से, तो वो डिपेंड करता है कि उस ड्रग की लाइफ कितनी है। कई दवाइयां अपन ने देखी सिर्फ 2 बार रहती है, सुबह और शाम, इसका मतलब कि उस ड्रग की लाइफ जो है वो 12 घंटे। किसी की 3 बार रहती है मतलब 8 घंटे, किसी की 4 बार रहती है मतलब 6 घंटे। तो रिपीटेशन ऑफ द डोज इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ड्रग की लाइफ। अब क्या होता है कि हॉस्पिटलों में क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कई बार, कि 6 बजे सुबह सिस्टर ने कोई दवाई दी, तो 6 बजे सिस्टर वो वाली सिस्टर दवाई देगी जो नाइट ड्यूटी में थी, और अब जो दवाई आना है उसकी वो 2 बजे जाना है, और जो सुबह वाली सिस्टर है वो चली गई 8 बजे। अब जो सुबह मॉर्निंग वाली सिस्टर आएगी वो 2 बजे उसको दवाई देगी, तो 2 बजे कब देगी, वो जाते जाते दवाई उसको दे के जाएगी। परंतु जो दूसरी वाली सिस्टर आई है, अगर उसने लेट कर दी या उसने ये बता दी कि भाई 2 बजे इसको दवाई देना, और वो 1 बजे चली गई, और उसने 2 बजे की बजाय 4 बजे दी, ऐसे मेडिसिन देने में अगर देर हो गई, पेशेंट की कंप्लेंट रुकने के बजाय बढ़ जाती है। इसलिए जैसे अपन कई बार कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाके और बीमार हो गए, उसका कारण ये ड्रग्स जो डोजेस हैं इनको बताएं। तो ड्रग डोज या पोसोलॉजी की सबसे ज्यादा उसको ध्यान से बताएं। दूसरा रहता है एलर्जिक एडीआर। एलर्जिक तब विकसित होती है जब कोई दवा एंटीजन एलर्जन के रूप में काम करती है। एक रोगी की संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी होने के कारण दवा के संपर्क में कई अलग अलग प्रकार की एलर्जिक प्रतिक्रिया हो सकती है। एक सबसे ज्यादा जो अभी तक मानी गई है स्टीफन एंड जॉनसन, ये सिंड्रोम रहता है एक प्रकार का, स्टीफन एंड जॉनसन। जिन लोगों को लिखना है तो वो लिख सकते हैं, स्टीफन एंड जॉनसन, STAFFINAND एंड जॉनसन, JONSION, जॉनसन SION।
स्टीफन एंड जॉनसन जो रिएक्शंस होते हैं या सिंड्रोम्स रहते हैं वो जानलेवा रहते हैं कई बार। तो किसी ड्रग्स का किसी की बॉडी में क्या रिएक्शन होगा ये इसकी जांच के लिए स्टीफन एंड कमेटी बनाई थी और उन्होंने जांच की है कि वो मृत्युतुल्य भी हो सकता है। खासकर जो सल्फर ड्रग्स का रिएक्शन रहता है ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथाजोन, ये ऐसा ड्रग्स है जो कई बीमारियों को ठीक करता है। परंतु यदि मान लो पेशेंट को किसी को एलर्जी है इस ड्रग से तो वो पूरे सेल में विस्फोट ला देता है, उसके पूरे सेल जो रहते हैं बॉडी के, और पेशेंट को पूरे शरीर में फोड़े 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 हो जाते हैं, हाथ पैर में छोटे छोटे एब्सिस, और उसमें जो है वो पस बन जाता है। ये स्टीफन एंड जॉनसन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ऐसे जो ड्रग्स रिएक्शन वाले अलग अलग ड्रग्स हैं उनके बारे में जांच करें। अब सवाल ये उठता है कि हम सेफ्ट्रॉन का फिर कैसे पूछें, उससे दें कि नहीं दें। ट्राइमेथोप्रोन सल्फामेथाजोन तो उसके लिए पेशेंट को अपन को मालूम रहे, पेशेंट को जब भी रिएक्शंस होता है तो उसको पेशेंट से ये पूछें कि किसी दवाई से आपको रिएक्शन तो नहीं है। अगर वो इस्तेमाल कर चुका है तो वो बता देगा। अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार इसको रिएक्शन ना हो जाए उसको देख के, तो उसकी अल्प मात्रा छोटी मात्रा अपने सामने जो है वो उसको खिलाएं और उसको बिठा दें। अगर मान लो इंजेक्टेबल देना है तो इंजेक्टेबल के लिए क्या करते हैं कि पेशेंट के जो सामने वाला हिस्सा रहता है हाथ का, वहां पर जो है वो छोटा सा 0.5 ml यहाँ पर पुश कर दे, और जहाँ पे आपने पुश किए हैं वो अंदर नहीं पुश होना चाहिए। इंसुलिन लगाते हैं तो उसमें अपन डर्मिस में भर लगाते हैं, उसको हल्का सा पुश करके और पिस्टन को दबा दें तो वो दवाई यहाँ आ जाएगी। और उसके बाद जो पेन है, पेन से उसको गोल मार्क लगा दे कि यहाँ पे आपने दवाई जो है वो पुश की है, ऐसा गोल मार्क्स लगा दे। तो यहाँ पे गोल बना दें जहाँ पे आपने दवाई पुश की है, और उसको पेशेंट को थोड़ी देर बिठा दें। हमने दवाई लगाए थे वहां पर कोई दाने, खुजली, लालपन तो नहीं है। अगर पेशेंट बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, तब इसका मतलब ये है कि जो आप इंजेक्शन देने वाले हैं उसको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं। ये जाइलोकिन जो है सुन्न करने की दवाई रहती है। कई लोगों को जाइलोकिन से ही रिएक्शन हो जाता है। तो जाइलोकिन के रिएक्शन को देखने के लिए क्या करते हैं कि जाइलोकिन जो लिक्विड रहता है 5%, उसको फिर स्किन में पुश नहीं करते। जल्दबाजी है, वैसे तो स्किन में ही पुश करना चाहिए, पर यदि मान लो आपको टाँके लगाने की जल्दबाजी है, चोट लग गई है, तो उसकी आंख में जो है वो एक ड्रॉप अपन जाइलोकिन ड्रॉप डाल देते हैं जो रहता है। अब ड्रॉप डालेंगे जाइलोकिन का तो वो नॉर्मली खुल जाती है अपने आंखों में, और यदि मान लो उसका रिएक्शन होगा तो उसकी आंखें जो है वो लाल हो जाएंगी, तो इसका मतलब उसको रिएक्शन है। फिर उसको आंखों को साफ करके और दूसरी दवाई डाके दे सकते हैं। सर स्किन टेस्ट किया जा सकता है सर? रिएक्शन होने के कितने टाइम बाद सर स्किन में तो टेस्ट किया जा सकता है ना जाइलोकिन इंजेक्शन? क्या जाइलोकिन इंजेक्शन स्किन में टेस्ट किया जा सकता है ना? हाँ, इसको स्किन में लगा के टेस्ट कर सकते हैं। अगर स्किन आपको जल्दी है या स्किन में नहीं कर पा रहे हैं तो खासकर जाइलोकिन का जो सेंसिटिविटी रहती है सुन्न करने का, उसको अपन आंख में कर सकते हैं, और नहीं तो वैसे स्किन में ही करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत आएगी। हॉस्पिटल वगैरह में आंख में भी उसका टेस्ट कर लेते। सर कौन इंजेक्शन टेस्ट करेंगे जरूरत है सर? नेक्स्ट रहती है आर्डियोसिंक्रेट। सर कौन सी इंजेक्शन टेस्ट करने की जरूरत है? ये ग्राम पॉजिटिव वाले जो इंजेक्शन रहते हैं जैसे जेंटामाइसिन है, हाँ मोनोसेफ है, जेंटामाइसिन है, और जो आप लगता है आपको कि भाई ड्रग से रिएक्शन हो सकते हैं इंजेक्टेबल खासकर, उनको आप टेस्ट कर सकते हैं। अपने यहाँ जो रेगुलर मरीज आते हैं और आप रेगुलर दवाई देते हैं और आपको मालूम है कि मैं तो इसको कई बार दे चुका हूँ दवाई, इसको कुछ नहीं होता, तो आप उसको जाने दें। पर एक नया मरीज आता है और उसको हिस्ट्री नहीं दे रहा है, नया मरीज आया और उससे आपने पूछे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो है नहीं,
और उसने बताया कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, हमने कई बार दवा खा चुके, तो आप दे सकते हैं। और यदि मान लो वो नहीं बता रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो मरीज रहते हैं वो बहुत भोले होते हैं और उनको इन सब चीजों का मालूम नहीं रहता, तब आप फिर टेस्ट करके उसको लिटा के बैठाल के देख सकते हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि डॉक्टर साहब ने हमारे को अच्छे से देखे, और अपन भी सुरक्षित रहते हैं कि किसी प्रकार के रिएक्शन से बचे रह जाते हैं। नेक्स्ट रहता है आइडियोसिंक्रेटिक। आइडियोसिंक्रेटिक एक खुराक या एलर्जी से संबंधित नहीं है। इसमें आइडियोसिंक्रेसी एक सटीक शब्द है जिसमें दवा के लिए आनुवांशिक रूप से निर्धारित असामान्य प्रतीक के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें जो है वो जैसे आनुवांशिक रूप से रहता है कि कभी दादा को प्रॉब्लम हुई थी या पिताजी को इससे रिएक्शन है, तो उसमें यह है कि बच्चे को भी रिएक्शंस हो सकते हैं इस चीज के, तो वो आनुवांशिकता चल सके कि भाई किसी को कोई रिएक्शन, भलाई के दूर के भी रिलेशन में हो। थोड़ा सा ब्लड रिलेशन आप देख सकते हैं, ब्लड रिलेशन की लिए हमारे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैटरनल और पैटर्नल रिलेशन जो है वो ब्लड रिएक्शन कहलाते हैं। तो वो जैसे आपकी साली है, उसको मान लो कोई रिएक्शन हुआ तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसके ब्लड के नहीं है। हाँ, ये है कि आपका बच्चा जो है वो उस ब्लड का है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे ब्लड रिलेशन जो रहते हैं उनको आप देख सकते हैं कि भाई किसी भी प्रकार का तुम्हारे फूफा जी, बुआ, इनमें से किसी को प्रॉब्लम हुई थी क्या? फूफा जी से नहीं है, बुआ से प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो जो ब्लड रिलेशन रहते हैं उसमें एक सीरीज बनाए और उसके बाद पूछे उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। क्लिनिकल फीचर देखते हैं उसमें। दवा एलर्जी के लक्षण और लक्षण सामान्य हो सकते हैं। त्वचा के लाल चकत्ते, छोटे छोटे स्किन में जो है वो रेड निशान आ सकते हैं। शीत पित्त या पित्ती उछलना जिसको अपन बोलते हैं, तो वो लाल निशान, खुजली, ईचिंग हो सकती है, फीवर हल्का आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, सांस लेने में कठिनाई का प्रॉब्लम है तो सांस ले कठिनाई हो सकती है। सर आयरन सोर्सेस इन, समझ नहीं पा रहा। सांस लेने में कठिनाई घर सिम्टम है, इसको हम जो है वो क्लिनिकी त्वचा में लाल निशान आ जाना, मतलब कि रेड पैचेस इन द अपर सरफेस ऑफ द स्किन। शीत पित्त या जिसको अपन हर्पीस टाइप की बोल सकते हैं, तो वो कुछ उछलना, हर्पीस, खुजली, ईचिंग या प्लूराइटिस, बुखार, फीवर, सूजन, स्वेलिंग या इडीमा आना, सांस लेने में कठिनाई, ब्रीथलेसनेस या पेनफुल रेस्पिरेशन, घरघराहट जो है वो आवाज आना, यानी कि उसकी जो साउंड है, लंग्स की साउंड है उसमें आवाज, डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज, खुजली, पानी भरी आंखें, और आंखों में जो है वो ईचिंग प्लस वाटरी सीक्रेशन एवरी टाइम। एनाफाइलेक्सिस देखते हैं। एक दवा या एलर्जी के लिए एक दुर्लभ जानलेवा प्रतिक्रिया जिसे लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस कहते हैं, जो शरीर प्रणालियों की व्यापक शिथिलता या वाइड स्प्रेड डिसइंफेक्शन का कारण बनती है। वाइड स्प्रेड यानी व्यापक रूप से जो है वो डिसइंफेक्शन का कारण बनती है। और एनाफाइलेक्सिस के लक्षण और उसको बता। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि अगर कोई ड्रग रिएक्शन ऐसा हो गया जो कंट्रोल नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है एनाफाइलेक्सिस, तब वो कहलाता है एनाफाइलेक्सिस, जिसमें कि मरीज को तुरंत फिर एम्बुलेंस से बड़े हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो कहलाते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। वायुमार्ग और गले का कसना जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे में पेशेंट को अगर कोई रिएक्शन तेजी से हो गया तो गले में जो है वो एकदम से सांस लेने में परेशानी आने लगेगी, और वायुमार्ग यानी कि एनस या गले में ऐसा लगेगा जैसे कोई दबा रहा है गले को। मितली या पेट में ऐंठन, मतलब एब्डोमिनल स्पाज्म या नोशिया मितली को कहते हैं, मितली जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाना। उल्टी या दस्त, वोमिटिंग एंड डायरिया, चक्कर आना, वर्टाइगो, फेंटेनेस वर्टाइगो टाइप का आएगा।
रक्तचाप में गिरावट, तेजी से जो है वो ब्लड प्रेशर गिरेगा। कमजोर या तेज नाड़ी, जब अपन पल्स लेंगे तो हाइपर जो पल्स रहती है उसको ज्यादा चले तो टेकीकार्डिया कहते हैं, और कम चले तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। और अगर इरेगुलर चले यानी कभी कम कभी ज्यादा तो उसको इरिदमिया कहा जाता है। ये आते हैं ये इसके एग्जाम में जो अपन तैयार कर रहे हैं पेपर, उसमें आता है ये वाले क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि नाड़ी की असामान्य अवस्था को इनमें से क्या कहते हैं। तो उसमें अपन रिपीट बता दे रहे हैं कि यदि सामान्य तौर पे जो चलती है नाड़ी तो उसको अपन कहते हैं पल्स रिकॉर्डिंग, और पल्स रिकॉर्डिंग में 72 प्रति मिनट चलेगी, और दो पल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल बना रहेगा। मतलब कि सामान्य पल्स या नॉर्मल पल्स की डेफिनेशन आ जाएगी कि टू पल्स आर कंटिन्यू and difference between two pulses are same and it is about 72 per minute. Second आएगा tachycardia. Tachycardia means the pulses are rapidly filling. Two pulses are low. दो पल्स के बीच का अंतर कम हो जाएगा जिसके कारण वो अप टू 110 पल्स रिकॉर्ड प्रति मिनट पर मिनट, टेकीकार्डिया। थर्ड आएगा ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया में दो पल्स के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। द डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पल्स आर मच एंड इट इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली 40 to 30 पर मिनट रिकॉर्ड होगी ब्रेडीकार्डिया में। और इरेगुलर में जो रहेगी वो इरेगुलर पल्स, समटाइम्स इट इज हाई पिच एंड समटाइम इट इज लो पिच एंड समटाइम इट इज पाउस विद इन 2 to 3 मिनट। एकदम से ऐसा लगेगा कि पेशेंट गया, उसमें पल्स ही नहीं आएगी, और फिर से कि तेजी से पल आना शुरू होगी पल्स, वो कहलाएगा इरिदमिया। IRRHMIA, इरिदमिया। इरिदमिया का मतलब होता है कि पल्स का इरेगुलर आना। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो क्वेश्चन जो हम बता रहे थे कि प्रश्न जो आता है इस टाइप से आता है कि जब यदि इरेगुलर पल्स आए तो उनको इनमें से क्या कहते हैं, और ये 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं तो उसमें इरिदमिया शब्द पे आपको टिक करना पड़ता है। तो कमजोर या तेज नाड़ी, रक्तचाप में गिरावट यानी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, दौरा या सीजर आएंगे उसको, बेहोशी यानी कि अनकॉन्शियसनेस, दवा एलर्जी से उत्पन्न स्थिति इस तरह से रहती है जिसको अपन एनाफाइलेक्सिस शॉक्स भी कहते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट में जो सिम्टम्स मान्युक रूप से या थोड़े मोड़े देखे जाते हैं वो है पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, चिंता यानी टेंशन, उलझन कंफ्यूजन, खांसना कफ, जल्दबाजी यानी बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहेगी उसको, इरिटेबल, तिरस्कार पूर्ण भाषण, हमेशा जो है वो इस तरह के बात बोलेगा जैसे तकलीफ हो दूसरों की, चेहरे की सूजन, फेशियल उडीमा, सांस लेने में तकलीफ, ब्रीथलेसनेस, कम नाड़ी, लो पल्स, निगलने में कठिनाई, डिग्लूटेशन में परेशानी, डिग्लूटेशन यानी कि निगलने में, इसको अपन क्या कहते हैं डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब निगलने में परेशानी, त्वचा में खुजली, मुंह और गले में सूजन, जी मतलाना, झटका आना, सीजर। ये एनाफाइलेटिक के स्थिति रहती है जिसमें कई बार पेशेंट मानसिक भ्रम की स्थिति में रहता है, मेंटल कंफ्यूजन रहता है उसको। अब इसका अपन देखें कि भाई होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दोनों ही पैथियों में एकोनाइट नेफिलस देखते हैं अपन, तो विशेष रूप से दवाओं की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के लिए दिया जाता है। बुरी खबर या गिरने जैसे सदमे के लिए ये उपयोगी रहता है। लक्षण अचानक और हिंसक रूप से शुरू होते हैं और ऐसे में रोगी बेचैन और भयभीत हो जाता है, उसको लगता है कि रिजल्ट आना है,
तो रिजल्ट आने के कारण उसको जो है वो बहुत ज्यादा बेचैनी घबराहट होने लगती है कि कहीं फेल ना हो जाऊं। इस प्रकार की अनिष्ट की आशंका उसके अंदर कूट कूट के भर जाती है। ऐसे में एकोनाइट नेफिलस देने से रिलीफ मिल जाता है। किसी भी प्रकार का ड्रग रिएक्शन हुआ हो अथवा ना हुआ हो, उसको रिलीफ मिलता है। 30 और 200 पोटेंसी में दिया जाता है। कार्बोवेज अन्य बीमारियों के बाद दवा लेने के बाद तरल पदार्थ के नुकसान से कम शक्ति, शरीर छूने में ठंडा लगता है, नाड़ी रुक रुक कर चलती है और पेशेंट जो है वो एकदम लेथर्जी महसूस करता है ड्रग्स देने के बाद। अब ऐसी कंडीशन को रिएक्शन मानते हुए होम्योपैथी में अपन कार्बोवेज नामक मेडिसिन दी जाती है 30 और 200 पोटेंसी। कैम्फर बनती है कपूर से। इसमें सदमे का बहुत बुरा प्रभाव, होंठ नीले हो जाना, जुबान एकदम ठंडी हो जाना, पूरे शरीर में दर्द और सेंसिटिव हो जाती है उसकी बॉडी। ऐसे में जो है उसको कैम्फर देने से रिलीफ मिल जाता है। वेरेट्रम एल्बम नाम की जो दवाई है वो एकदम प्राण शक्ति तेजी से डूबना, पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, लेट जाता है, ऑपरेशन के बाद झटके आना या चिंता करना, नीला पड़ जाना, बेहोशी या उल्टी दस्त, ऐसी किसी भी कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम देते हैं। और आर्सेनिक एल्बम सबसे लास्ट कंडीशन, मतलब होता है डिलेरियम। पेशेंट जो है वो ऐसा लगता है कि चला ना जाए। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक की 30 और 200 पोटेंसी से उसको लाभ हो जाता है। पेशेंट का चेहरा नीला पीला पड़ जाता है, श्वसन छोटा, छाती में गड़गड़ा, अशांत चित्त यानी कभी वो सोचता है कि ये कर लूं, कभी वो बैठ, अपन उसको बेंच में बिठा लेंगे तो वो लेट जाएगा, अगर बिस्तर में लेटने के लिए कहेंगे तो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से उसका चित्त जो है वो अशांत रहता था। वो आर्सेनिक 30 या 200 की मात्रा देने से उसको रिलीफ मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि सभी क्लिनिकल दौर से गुजर चुके हैं कि किसी न किसी पेशेंट के साथ इस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, तो उससे घबराए ना, बल्कि उसका ट्रीटमेंट करें। और कभी भी एलोपैथी ड्रग्स देते समय तो उसके कंट्रा इंडिकेशन करें, पढ़ें। जिन लोगों के पास मिम्स इंडिया, सिम्स इंडिया है वो उसको पढ़े, और नहीं तो जो पीएम की बुक है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो बुक है, उसमें कंट्रा इंडिकेशन दिए रहते हैं कि किस मेडिसिन या किस एंटीबायोटिक को देने से क्या क्या हो सकता है उसकी, तो इसलिए ध्यान रखें। राइटर उसके शांतिलाल शाह की हिंदी में आती है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, उसकी लेके वो कर सकते हैं। ठीक ड्रग टुडे बुक भी आती है, उसमें भी दिया रहता है। गुर्जर जी कह रहे हैं ड्रग टुडे में भी पढ़ें, और बाकी नेट सभी के पास है, तत्काल भी देख सकते हैं। सर शांतिलाल शाह का कौन सा बुक? मोटी बुक। सर शांतिलाल शाह का कौन सा बुक बताया हिंदी में? प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ओके ओके। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीएम। हाँ, ये राजेश गुर्जर जी ने लिख दी है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, शांतिलाल शाह की। इसको लेके ये भोपाल में भी मिल जाती है यहाँ पर। हाँ, हिंदी में है ये, हिंदी में है। और अगर होम्योपैथी की लेना है तो हाँ, हिंदी में बुक है, हिंदी में हो। हाँ। अरे एक पेशेंट है हमारे पास, उसको कई बार बॉटल देने को कोशिश करता हूँ, तो बॉटल देता हूँ तो उसमें उसको छींकी बार बार आने लगती है, लगता है कि सांस बंद हो जाएगी। क्या रीजन? वो कहीं भी जाता है यही पोजीशन होता है सर। हाँ, तो उसको रिएक्शन है ना जी सर। उसको ये जो बॉटल जो देते हैं आप, उससे रिएक्शन है, उसको बॉटल देने की कोशिश ना करें, उसको बॉटल देने की, उसको मेडिसिन देने की कोशिश करें। और अगर बॉटल लगाते हैं तो उसको 1 या 2 ड्रॉप प्रति मिनट पहले करके देखें। हाँ जी सर। हेलो सर, उसका रिएक्शंस है, ड्रग रिएक्शन के ऊपर भी एक उसको सर अगर डायरिया हो रहा है, उसका वही हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के और फिर देख सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी। हाँ, हाँ, होम्योपैथी की जो दूसरी
हेलो सर, किसी को सर हाँ। रिएक्शन जो याविल और डेकाडोन सिद्धांत अलंकार, हाँ सर, याविल डेकाडोन वो भी किसी किसी को रिएक्शन करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए सर? आप फिर उसको जो है वो बॉटल होता है ना, बंद करके और थोड़ी देर धूप में बिठा दे और उसको ड्रग्स ना दे। हाँ, कोई भी मेडिसिन ना दे, एविल डेकाड्रॉन भी ना दे और कोई भी दवाई ना दे। ये होम्योपैथी वाला बुक का नाम बताइए। सिद्धांत अलंकार की, हाँ, हाँ हेलो। होम्योपैथी की हिंदी में बुक आती है सिद्धांत अलंकार, लिख लें, मटेरिया मेडिका सिद्धांत अलंकार। ये 2 राइटर हैं, सिद्धांत और अलंकार, इनकी बुक आती है। और भोपाल कभी आए तो जो बुधवारा एक इलाका है काली मंदिर के पास, बुधवारा में नेमा जी के यहाँ मिल जाएगी, या दिनेश नेमा है, वो हमारे मित्र भी हैं, उनके यहाँ भी मिल जाएगी। और बाकी वहाँ और भी ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी मिल जाएगी शांतिलाल शाह की। ठीक है, कल अपन चिकनगुनिया मंडे के दिन देखेंगे, चिकनगुनिया। सर ड्रग इंट्रैक्शन ऑनलाइन हेलो सर, आ सकती है ना सर वहाँ से? आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, सर ऑनलाइन एक एक करके पूछिए भाई, एक एक करके पूछिए। सर ड्रग ज्यादा अच्छा रहे सर। यार फालतू सवाल। सर ड्रग के इंट्रैक्शन से भी कुछ रिएक्शन होता है क्या सर? ऐसा कोई ड्रग है ऐसा जो इंट्रैक्शन से रिएक्शन होता है? हाँ हाँ, बहुत सारे ड्रग्स रहते हैं जिनसे हो जाता है। हम जो बुक का नाम है और राइटर हैं, ये विशिष्ट जी को भेज रहे हैं, तो वो ग्रुप में डाल देंगे दोनों।